गुड मॉर्निंग साथियों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलपी और जेई का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एग्ज़ाम के लिए, डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो हम ये आपका 25 डे का टारगेट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और 20 दिन में आपके डेली एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा तीनों के, यानी कि आपके भौतिक विज्ञान हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, चलिए आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछली बार इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में भी और एएलपी में भी। हम सबसे पहले वही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस पेपर को देखते हुए जो ज़्यादातर क्वेश्चन वेटेज रखते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये आपका टोटली हैंड नोट से आपको कराए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसी को आपको यहाँ बताया जाएगा। आप इसको रिविजन के थ्रू लीजिएगा और इसके बाद कोई मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो कणों या पिंडों के बीच में क्या करता है, विद्युत स्थैतिक बल को का कारण बनता है। तो बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, याद रखिएगा इसको सिंपल वे में एकदम, कि ये पदार्थों का गुण है, वो भी कैसा गुण है, जो विद्युत स्थैतिक बल को क्या करता है, कारण बनता है। अब विद्युत स्टैटिक बल है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, सेम चार्ज, आप जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत चार्ज आपस में आकर्षण करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, जो कि क्या होता है, चार्ज का एक गुण होता है, एक पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। बस आप इसको इतना याद रखिएगा। और दो आवेश होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश होते हैं। कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो इस स्लाइड से आप अपने जितना मैं बताया आप उसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा ही क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब चार्ज की एसआई मात्रा क्या होती है, याद रखिएगा, पिछली बार एएलपी में भर भर के केवल मात्रक पूछे गए, तो मात्रक को याद रखिएगा। तो हम कहें कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपकी होगी कूलम्ब। क्या होगी, कूलम्ब होगी। और देखिए एक बात और, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिस पे पॉजिटिव था उसे क्या बोलते हैं, कैटायन, और जिस पे निगेटिव चार्ज उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि एसआई, सॉरी, जो आपका चार्ज है यानी आवेश है, आवेश का एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रा क्या है, तो कूलम्ब कहेंगे। और मेटल होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो पॉजिटिव है उसे कैटायन बोलेंगे और जो ऋणायन है उसे क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा देखिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट विपरीत क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होता है। तो हम कहें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट विपरीत क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होता है। तो करंट के डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम धनावेशित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। थोड़ा देखिए तेज में कराया जाएगा स्पीड में, लेकिन आप समझते चलिएगा। हम इसको 2 से 3 बार आपको, 2 से 3 बार इसका हम इसका रिवीजन आपको जरूर कराएंगे। 2 से 3 बार इसको जरूर हम रिपीट करेंगे। अब देखिए विद्युत धारा, अब विद्युत धारा क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। क्या होता है फार्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि प्रति एकांक समय में जो भी आवेश की मात्रा क्या होगी, प्रवाह होगी, उसे प्रवाह होगी, उसे क्या कहेंगे, हम करंट करेंगे, करंट कहेंगे। करंट की एसआई मात्रा क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। थ्योरी पढ़ लेते हैं। धारा की दिशा को इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा में विपरीत या धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा के रूप में लिया जाता है। और ये क्या होगा, इस प्रकार विद्युत धारा परिपथ में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, क्यू बाई टी। तो हम क्या, 1 क्यू बाई टी, 1 एम्पियर पर क्या होगा, 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। किसी चालक के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है जब 1 सेकेंड में चालक में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो। अब बात करते हैं विद्युत सर्किट क्या होता है, यानी कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में एक देखिए सोर्स होगा, जिसे क्या कहेंगे, बैटरी सोर्स कहेंगे। एक स्विच होगा ऑन ऑफ करने के लिए, एक उपकरण लगा होगा जिसे विद्युत बल्ब कहेंगे। ठीक है, और ये वायर लगा होगा, इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये विद्युत सर्किट बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। पहला बात करते हैं हम क्या, प्रतिरोधक का, रजिस्टर का। रजिस्टर का याद रखिएगा, सिंबल भी पूछ सकता है, सिंबल आपका रजिस्टर का कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो एक सर्किट के माध्यम में धारा के परिणाम में क्या करता है, ठीक करने का प्रयोग, ठीक करने के लिए प्रयोग किया था किसका, रजिस्टर का। रजिस्टर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एक सर्किट के माध्यम में धारा के परिणाम को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं आगे वेरिएबल रजिस्टर का। तो वेरिएबल रजिस्टर क्या 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 प्रयोग होता है, ये ऐसे बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट बोलते हैं, या तो बोलेंगे वेरिएबल रजिस्टर या तो बोलेंगे रियोस्टेट।
अब इसका देख लीजिए कैसे बनेगा, या तो ये इसको एरो ऐसे लगेगा, या तो फिर ये ऐसे बना के आपको ये ऐसे बना होगा। तो ये किसका सिंबल है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर का है। ये क्या होता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, एक सर्किट के माध्यम से धारा के परिणाम का चयन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी वेरिएबल करंट के लिए। ठीक है। अमीटर क्या होता है, विद्युत करंट को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज को मापने के यानी विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभव विभवांतर क्या होता है। अब देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए और बी है, इनके बीच का विभवांतर निकालना है। तो आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश की अनुपात को क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं, यानी क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। अब चलिए आगे देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और V ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो हम कहते हैं सॉरी, V ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है। एक मिनट फिर देखिएगा, V ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। ओम्स के नियम के अनुसार जो वोल्टेज होता है वो धारा के अनुपाती होता है। और यहीं पर हम लेते हैं, जब यह प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, R आएगा। और R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ यही बताता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, और इसलिए इसके माध्यम से धारा का प्रवाह कम होता है, और यह विभिन्न सामग्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम्स, इसका एसआई मात्रा का रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होगा, ओम्स हो गया, क्योंकि ओम्स लॉ ने दिया था, ओम्स लॉ कहा था इसको। अब ये किसके किस पे ये निर्भर करेगा। तो फार्मूला होता है आपका आर बराबर रो एल बाई आर। देखिए इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें नहीं, आपके जस्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा किस पे निर्भर कर रहा है, देखिए आर पे, क्योंकि आर के जस्ट प्रोपोर्शनल है, ए के जस्ट इन प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अब इन्हीं को जब समराइज करेंगे, यानी कि आर बराबर, तो ये इसका चिन्ह हटेगा, अनुपाती का रो जाएगा, रो अपन एल बाई आ जाएगा। यानी जब लंबाई एल बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। जब एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि जब हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तार की लंबाई बढ़ाएंगे, तो आर का मान बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। और जो ये फार्मूला है आर बराबर रो एल बाई ए, यदि हम कहें 1 मीटर लंबी तार हो, उसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो आपका रेजिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो कि हमने सिग्मा जो आपने रोस दिखाया, ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसे क्या बोले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा क्या देखिए, इसका ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रो दिखाते हैं, इसका मात्रा क्या होगा, रो मीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, कहेंगे ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर। और 1 मिली एम्पियर का 10⁻³ एम्पियर कितना होगा, 1 मिली एम्पियर, क्या बोलेंगे हम, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर का, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। और हम कहें विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रा क्या कहेंगे, तो कहेंगे ओम, और मीटर क्या कहेंगे, ओम मीटर, क्या कहेंगे, ओम मीटर। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए, यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध का 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारा क्या होगी, तो उसकी धारा 1/3 हो जाएगी। क्या कहा है, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया, एक चालक तार के प्रतिरोध को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। अब बताइए, V बराबर क्या होता है, हमारा आई आर होता है, याद रखिएगा, V बराबर आई आर होता है। यदि हम V को कांस्टेंट कर दें तो ये जस्ट एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यदि R बढ़ेगा तो I घटेगा। तो क्या कहा है, किसी चालक तार के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या, R 3 गुना बढ़ रहा है तो I 3 गुने से कम होगा, यानी 1/3 कम होगा। आगे चलिए, 1/3 हो जाएगा। अरे कोई समान 1/3 है, ज़्यादा है, मतलब 3 गुना है, उसका 1/3 यानी से कम हो गया। अब देखिए आगे, एक प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके क्रॉस सेक्शन को स्थिर रखा जाए, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो आई क्या होगा, हमारा 2 गुना होगा। 2 गुना को रेजिस्टेंस को 2 गुना करेंगे, आई आधा होगा, क्योंकि भी क्या था, कांस्टेंट था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी किसे बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे बोलेंगे, तो हमने बताया रो को। और रो किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, मैंने बताया फॉर्मूला ना, आर बराबर रो एल बाई ए।
किस पे डिपेंड करेगा? देखिए ये डिपेंड लंबाई पे नहीं करता है, ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे करता है? टेम्परेचर पे और पदार्थ पे। मटेरियल किसका बना है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है मात्रक? ओम मीटर। क्या मात्रक होता है? ओम मीटर। किस पे डिपेंड करेगा? तो सर ये लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। ये मटेरियल पर निर्भर करता है। हर मटेरियल के लिए इसका मान अलग होता है और मटेरियल अलग है तो हर सब मटेरियल का टेम्परेचर अलग होता है, तो ये नहीं टेम्परेचर पे भी क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। आगे देखिए ये कुछ इसके दिए गए हैं किसका क्या होता है, ठीक है। आप इसे गूगल करके भी याद कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है, लंबाई L और त्रिज्या R किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के बनी लंबाई वाली आधी त्रिज्या किस के बराबर किसी दूसरे के तार के प्रतिरोध के बराबर होगी। तो क्या कहा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। क्या है, किसी लंबाई एल और त्रिज्या आर, अब त्रिज्या आर की बात क्या है ना, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तार का? हम पाई आर स्क्वायर से। कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो बनेगा हमारा आर जो बनेगा ये बनेगा रो। रो तो क्या बोला है? उसी पदार्थ का। देखिए उसी पदार्थ का यानी क्या होगा? पदार्थ पर निर्भर कौन करता है? विशिष्ट प्रतिरोधक, यानी इसका इसको ले या ना ले दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। अब बोला है कि एल लंबाई और आर त्रिज्या यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये क्या बना? मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ध्यान समझिएगा। अब देखिए आर डैश की बात करते हैं, दूसरे आर की डैश, और रो का मान सेम है तो रो को नहीं लिखेंगे। बोला लंबाई को अधिक कर दिया यानी कि एल बाई टू कर दिया जाए। चलो कर दिया हमने। फिर बोला है एल बाई टू कर दिए। अब उसके आगे देखिएगा, अब देखिए क्या बोला है, लंबाई को आधा कर दिया जाए। लंबाई को हमने आधा कर दिया। फिर बोला आधी त्रिज्या वाली, त्रिज्या को भी आधी करना है यानी कि पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पाई आर, आर के आधा कर देंगे, आर बाई टू का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए ये क्या होगा, दो दूना चार हो जाएगा, चार ऊपर जाएगा और ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? ये दो गुने के बराबर आया। ये जो एल अपान फोर पाई आर स्क्वायर है तो किसके बराबर हो जाएगा? दो गुने के बराबर होगा, यानी इसका आंसर दो गुना होगा सीधे, टू आर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? आई टी, और एक होता है Q बराबर एन ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एन बराबर एन ई बराबर होगा आई टी, यानी एन बराबर होगा आई टी अपान ई। क्या होगा? आई टी अपान ई, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जब भी हम वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलता है? लीनियर लाइन मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए। अब देखते हैं हम कंडक्टेंस यानी क्या बोलेंगे? चालक। तो चालक तो क्या होता है? रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस बोलेंगे, यानी कि वन अपन आर इक्वल क्या होगा? कैपिटल जी होगा। अब देखिए इसका मात्रक याद रखिए, जो कंडक्टेंस यानी चालकत्व है, क्या है? चालकत्व। हिंदी में दो बार बोलिएगा, चालकत्व क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस ये होगा आपका जस्ट उल्टा होगा किसका? रेजिस्टेंस का। इसे क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, चालक का तो हिंदी में भूल जाएंगे, लेकिन कंडक्टेंस याद रखिएगा, कैपिटल जी से दिखाते हैं। और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आर का उल्टा होगा। आर का मात्रा, अब यहाँ से मात्रा किससे निकलेगा? तो सर आप जानते हो कि जो आर इसका मात्रक ओम होता है, ये वन अपान ओम, यानी कि ओम इनवर्स क्या होगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स लिखेंगे या उल्टा ओम ऐसे लिख सकते हैं इसको इनवर्स में। और ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? महो कहते हैं। क्या कहते हैं? महो। तो आप एग्जाम में महो करके ही पूछेगा, क्या करके? महो करके ही पूछेगा। बताइएगा महो किसका मात्रक है? कहेगा कंडक्टेंस का मात्रक यानी चालकत्व का मात्रक है, क्योंकि चालक तो बराबर होता है कैपिटल जी बराबर वन बाई आर। अब आगे है कंडक्टिविटी। अब देखिए चालक का तो बता दिए, कंडक्टेंस किसके बराबर होता है? कैपिटल जी होता है, वन बाई आर के बराबर। अब कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है यह विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट उल्टा, यानी वन अपान रो का। और रो का मात्रक हमने आपको क्या बताया था? ये बताया था हमने आपको ओम मीटर, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स क्या कहते हैं? महो कहते हैं, यानी महो मीटर इनवर्स। क्या कहेंगे? महो मीटर इनवर्स। जिस चालक या पदार्थ प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उस पदार्थ को बने वायर रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और करंट इजी फ्लो नहीं होगा। जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उस पदार्थ से बने वायर का प्रतिरोधकता भी ज्यादा होगा, उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए, अब प्रतिरोध को जोड़ने का क्रम देखिए। प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है। और एक हो गया समांतर क्रम। ये हो गया आपका समांतर क्रम।
एक यानी पहले लाइन एक आपको डायरेक्ट जोड़ा गया था। इक्विवेलेंट यदि आपको आर निकालना होगा तो श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में आर निकालना हो, सीधे समझिए श्रेणी क्रम में आपको आर निकालना है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का यदि संयोजन दिया गया है तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट इसको आप देखिए, जब भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इक्विवेलेंट आर निकालना है। तो जितना आर दिया आप उसको ऐड कर दो। अब पैरेलल में दिया है तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जितने बार दिया है। अब देखिए, ये तो आपका समायोजन बता दिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या, आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो करंट का मान सेम होगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो करंट का मान सेम होगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो करंट का मान सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। और जस्ट इसका अल्टा, यानी कि श्रेणी क्रम में करंट का मान समान, यानी समांतर क्रम में क्या होगा, वोल्टेज का मान समान और करंट का मान अलग अलग। क्या होगा, वोल्टेज का मान समान और करंट क्या होगा, अलग अलग। किसके, समांतर में। आप इसको देख सकते हैं, वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग होगा। 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश सो एंड सो ऑन। तो श्रेणी क्रम आई सेम, समांतर क्रम वोल्टेज सेम। श्रेणी क्रम वोल्टेज अलग अलग और समांतर क्रम करंट अलग अलग। चलिए आगे देखिए, ये तो क्वेश्चन नहीं तो आप बना लोगे इसको। आगे देखिएगा, जब समान प्रतिरोध आर एन प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए हों, ठीक है। जब समान मतलब मान लीजिए 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया एन बार, एम टाइम्स तब, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस दिया होगा वो और जितनी बार दिया होगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर देना, वो आपका तुल्य प्रतिरोध चला आएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और आर का मान सेम है और जितनी बार दिया, जैसे मान लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम करके दिया, आप सबको जोड़ोगे, या तो 2 मल्टीपल जितनी बार दिया वो कर दीजिए। यही बात इसमें बताया गया है बस। अब देखिए कुछ इक्विवेलेंट संबंध में। अब देखिए, जो श्रेणी क्रम होता है इसमें जो इक्विवेलेंट आता है ना, वो मैक्सिमम का मैक्सिमम आएगा रेजिस्टेंस, इसमें उच्च प्रतिरोध का आएगा, मैक्सिमम का मैक्सिमम आता है इक्विवेलेंट। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में जो आपको सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया, उससे भी कम वैल्यू आता है, ये याद रखिएगा। यानी कम वैल्यू किसमें आता है, पैरेलल में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम किसमें आता है, सीरीज में आता है। और हम बात करते हैं ऑन ऑफ की बात करते हैं, तो देखिए जो घर का जो हमारा वायरिंग होता है ना, ये समांतर क्रम में रखा जाता है, क्योंकि यदि एक जगह से पावर कनेक्ट आपका कैंसिल हुआ तो दूसरे रूम में क्या होगा, पावर जलता रहता है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, यदि एक जगह से पावर कट हुआ तो आपका हर जगह से पावर कट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एलपी के एग्जाम में ही, एलपी ग्रुप डी में पूछा गया था, यह फिगर दिया हुआ था और इसमें बताना था रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, जब भी आपको ये ग्राफ खींच के ऐसे दिया गया तो आप जानते हैं भी और आई का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस बताता है, स्लोप प्रतिरोध बताता है। और आपके एग्जाम में क्या दिया गया था, आपके एग्जाम में दिया गया था, ये आपका भी था और आपका ये आई था। यहाँ पे दिया गया था R1 R2 R3, क्या दिया गया था, R1 R2 R3। अब बताना था रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा। देखिए जिसका करंट हाई होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पहली बात ये पता आपको जी, रेजिस्टेंस हाई होगा करंट कम होगा, करंट हाई है रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए जो R1 है ये किस ग्राफ के नज़दीक है, तो ये आई के नज़दीक है, यानी कि करंट की आई के नज़दीक है, यानी कि ये करंट यहाँ पे क्या है, हाई है, करंट हाई है यानी कि रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो लिखिए R1 इज लेस देन। अब देखिए R2 आई से ये भी नज़दीक है, यानी कि ये R3 से करंट इसमें अधिक होगा, यानी कि R2 का रेजिस्टेंस। और सबसे दूर कौन है आई से, तो R3, यानी कि R3 रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं आई जो हमारा आई चतुर्थांश है, यानी कि जो हमारा आई आपका ग्राफ है, इससे जितनी दूरी पे आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम होगा, करंट हाई है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के रास्ते में क्या करना, बाधा उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना, रेजिस्टेंस। ठीक है, एक लाइन में समराइज करेंगे अभी आप देख लीजिए इसको। हीटिंग इफेक्ट आ गया। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए हीटिंग इफेक्ट आपका होता है रेजिस्टेंस फार्मूला होता है आपका, जूल इफेक्ट कहते हैं इसको, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है फार्मूला, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है फार्मूला, आई स्क्वायर बराबर आर टी। यानी रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना आपका हीट क्या होगा, उतना हीट आपका जनरेट होगा। और आप देखिए वायर जितना पतला होगा, वायर क्या होगा आपका, जितना पतला होगा उतना उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो घरों में 100 वाट के बल्ब होते हैं उसका फिलामेंट जो बना होता है आपका बहुत पतली वायर से बना होता है। उसकी देखिए हम बताए थे ना कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एल पे। जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। और अधिक हीट उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा आपको, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। यानी पतली तारों का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस है तो हीट ज़्यादा जनरेट करेगी। ठीक है, पतली वायरों की जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। और देखिए इसके
एप्लीकेशन क्या है, तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए कपड़े प्रेस में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिकल ओवन में, इलेक्ट्रिकल केतली में, इलेक्ट्रिकल हीटर में, यानी जहाँ से भी आपको हीट मिलता है वहाँ से आपको वहाँ पे हीट इफेक्ट यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी जो कि जूल का इफेक्ट है, इसका प्रयोग वहाँ किया गया है। एग्जाम में दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन इसमें जूल के प्रभाव पे कार्य नहीं करता, तो उसमें 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये दिए थे, कपड़े का प्रेस, उसका इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और एक उसमें दिया था विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर याद रखिएगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ना कि आपको हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वही हीटिंग इफेक्ट के अंतर्गत आएगा, यानी वही फॉलो करेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी को। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। और देखिए कंडीशन क्या है, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक उच्च होना चाहिए, क्योंकि जब हाई रेजिस्टेंस वाली तार है और वो हीट हो रही है, वो गर्म होगी, उष्मा देगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए कि वो गले ना जल्दी, और यह आसानी से आशीकृत मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए। देखिए बल्ब का फिलामेंट, अब कुछ देखिए कौन मटेरियल किससे बना है। बल्ब का फिलामेंट, बिजली के बल्ब में एक छोटे से तार का प्रयोग किया जाता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एक ऐसी सामग्री से बना होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, मैंने बताया ना, गलनांक अधिक रखना होगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है। जब इस तार को करंट प्रवाहित होता है तो फिलामेंट में ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो यह चमकता और प्रकाश देता है। और याद रखिएगा टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 330 कितना होता है, 330 कितना होता है, 330 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का याद रखिएगा, टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, 330 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 330 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 330 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। चलिए देखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा ये यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा इसको बना लीजिएगा आप लोग। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका 3380 डिग्री सेल्सियस। मैंने बहुत कम लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने सिर्फ यहाँ पे गलती हो गया, 330 लिखा है, गलत है, वहाँ 33, बल्कि वहाँ 3330 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, 3380 कितना होगा, 3380 होगा, 3380 होगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना टंगस्टन का, 74 होता है, और जिसको दिखाते किससे हैं, डब्लू से। तो याद रखिएगा बल्ब का फिलामेंट किससे बना, टंगस्टन हमारा बना है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, देखिए हाई रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि इसका उच्च गलनांक होगा, उच्च गलनांक होगा यानी टेम्परेचर भी अधिक होगा। तो कितना होगा, 3380 कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा, ये आपका जस्ट पूछेगा ही पूछेगा। 3330 याद रखिएगा, 3380 याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका एनसीईआरटी की बुक में जिक्र भी किया है, तो आपका ये टेम्परेचर पूछ सकता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिएगा 3300 कितना होगा, 3380 कितना होगा, 3380 कितना होगा, 3380 कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट 3380 होगा। और सिंबल क्या होता है, डब्लू होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना, 74 होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 3380। ठीक है, अब विद्युत शक्ति यानी कि किसका बात करता है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या होता है, पावर होता है P बराबर W/T। ये तो क्या होगा, मैकेनिकल पावर की बात करते हैं, यानी कि 1 सेकंड में किया गया कार्य होता है, यानी या तो 1 सेकंड में कार्य करने की दर क्या होती है, हमारा पावर होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्म में होता है P बराबर क्या होगा, VI। क्या होगा, P बराबर VI। क्या होगा, P बराबर VI। चार बोलिए, P बराबर VI। चार बराबर सॉरी P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI। क्या होगा आपका, पावर बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। आप जानते हैं क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR, तो इसको आप लिख सकते हैं P बराबर, देखिए V जब रखेंगे IR तो एक आई पहले से, यानी क्या होगा, आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो आप याद रखिएगा P बराबर W/T, और P बराबर VI, और P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, आपको सिंबल दिख लेते हैं कि किसको, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में देखिए दो खड़ी पाई होंगी, एक बड़ा एक छोटा, छोटा टर्मिनल माइनस का होगा, निगेटिव चार्ज, और ये प्लस का। और बैटरी, बैटरी का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होगा, बैटरी होता है, यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होगा। तो इसमें आपको 3-4 लाइन ऐसे देखने को मिलेंगी। प्लग का जो स्विच ओपन होगा तो आपको ऐसे दिखेगा, स्विच क्लोज होगा तो आपको ऐसे दिखेगा। वायर ज्वाइंट ऐसे दिखेगा, वायर आपका क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग आपको ऐसे कुछ बना होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बना होगा, फिर या तो फिर आपको ऐसे बल्ब बना दिया होगा। रजिस्टेंस ऐसे बना होगा। अब ये आपका वेरिएबल बताया था, ऐसे बना होगा। एमीटर ऐसे, और वोल्ट मीटर आपका ऐसे बना होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें मापते हैं, जूल में। एनर्जी जूल में मापते हैं। अब एक यूनिट में कितना होता है, तो अब याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 सॉरी 36 पॉइंट सॉरी एक यूनिट बराबर क्या होगा आपका, 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। क्या होगा, 10⁵ जूल, यानी कि 36 गुणे 10⁵5 जूल। एक यूनिट बराबर कितने जूल होंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, तो आप कहिएगा 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल, या कहिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 36.10⁵, या कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपका होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए,
दिया है 200 वाट के 5 बल्ब और 2000 वाट के एक टीवी और 1000 वाट का एक फ्रिज एक व्यक्ति 8 घंटे डेली यूज करता है और 5 रुपये उसका क्या है यूनिट खर्च है। तो एक महीने में उसका खर्च कितना हो जाएगा? तो ये देखिए एक महीने में खर्च कैसे निकालेंगे हम पहले करेंगे कितना ये वाट यूज कर रहा है, कितना खपत आ रहा है। तो हम देखेंगे 200 वाट के 5 बल्ब यानी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी होगा 1000। 1000 का मतलब कितना होगा 1 किलोवाट यानी कि वो कितना खर्च किया 1 किलोवाट डेली खर्च किया। 5 बल्ब डेली जलाता है। फिर 2000 का यानी कि 2000 यानी कि 2 किलोवाट का टीवी और 1 किलोवाट का क्या होगा आपका फ्रिज। तो टोटल किलोवाट हो कितने का? तो टोटल किलोवाट आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 4 किलोवाट के समान है। तो 4 किलोवाट का सामान डेली 8 घंटे और ये चलता है किसे 30 के हिसाब से यानी महीने का 30 दिन। तो आपका कितना 960 यूनिट हो जाएगा और एक यूनिट का दाम है 5 रुपये। तो 960 यूनिट कितना हो जाएगा 960 गुणे 5 हो जाएगा आपका 4800 यानी क्या करेगा वो 48 रुपये उसके खर्च होंगे। तो ये आपका हो गया क्लास आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक चैप्टर का। हमने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। आइए आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। हमने देखा कंडक्टेंस बताया था कैपिटल जी क्या बताया था 1/r बताया था 1/r बताया था। ठीक है, और एक मैंने आपको और बताया था आप उसको याद करिएगा। याद करिएगा मैं आपको इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि उसको मैंने बताया था 1/ρ बताया था। इसको अब क्या कहते हैं मैंने इसका मात्रक बताया था आपको ओम इनवर्स जिसे कि महो कहते हैं। इसका बताया था महो कहेंगे या महो मीटर इनवर्स कहेंगे। ठीक है, या कहेंगे ओम इनवर्स और मीटा इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं चालकत्व तो बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसको क्या बताते हैं। आपकी यही दो इस चैप्टर से आपकी यही दो बस मात्रक पूछे जाएंगे। यदि पूछना जाएगा तो पूछा जाएगा तो ये आपका या फिर आपके न्यूमेरिकल दिए जाएंगे रेजिस्टेंस पे, या तो समांतर क्रम में जोड़ना होगा या फिर सड़ी क्रम में। अब घरों का जो वायरिंग होता है ये समांतर क्रम में होता है, ये याद रखिएगा। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होगा और आई आपका क्या होगा अलग अलग होगा। आप इसको याद रखिएगा। क्या होगा समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा सेम होगा और करंट आपका क्या होगा अलग अलग होगा। आप इसको इतना याद रखिएगा। घरों का वायरिंग किस में करते हैं? तो घरों का वायरिंग हम करते हैं समांतर क्रम में। घरों का वायरिंग किस में करते हैं हम? समांतर क्रम में। आप इसको याद रखिएगा। और समांतर क्रम में क्या होगा वोल्टेज आपका सेम होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कैपिटल जी को बताया था कंडक्टेंस 1/r और 1/ρ क्या बताया था हमने आपको। तो ये होगा कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं चालकता। इसे क्या बोलते हैं चालकता। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला को समराइज कर लीजिएगा, एक बार इसको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।